बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठो। आप लोगों को 24 घंटे पहले कही हुई बात याद नहीं रहती तो बाकी और चीजें क्या याद रहेंगी? क्या कहा था मैंने 24 घंटे पहले? हम्म, याद तो है। तो आप मेरे आते ही चुप कहाँ हुए? अच्छा, कभी आप लोग मुझे नहीं वॉच करते हो? जब मैं आती हूँ आपने देखा होगा कि मैं चुपचाप रहती हूँ, शांत रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब इस क्लास से बाहर होती हूँ तो वहाँ मेरी कोई और दूसरी पोस्ट है, और क्लास में यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ मैं अपनी पोस्ट में आने की कोशिश करती हूँ जो यहाँ पे है। तो वो जो मोड होता है उस मोड में आने के लिए एक पॉज की ज़रूरत होती है। आप लोग जब भी यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हो, अब यहाँ पे आए हो, तो आप अपना पोज लो विद्यार्थी जीवन में आने के लिए। तब आप मस्ती कर रहे थे, जबकि हालांकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपराध है। आपको मस्ती नहीं करनी चाहिए। क्लास में आने के बाद आपका क्या नियम होना चाहिए कि मैंने कल जो पढ़ा पहले तो उसका रिवीजन करूँगा, अगर टाइम बच गया तो मैंने परसों जो पढ़ा उसका रिवीजन। आपको अपना समय ना चुराना चाहिए, लेकिन आप लोग अपना समय नष्ट करते हो। तो याद रखना, ये समय बहुत बलवान है। जो इसको बर्बाद करता है ये उसको बर्बाद कर देता है। ये इतना मतलब ये इतना दुष्ट है और इतना कठोर पत्थर है कि ये वही देता है बदले में जो आप इसको करते हो। अगर आप इसकी वैल्यू करोगे तो ये आपको ऐसा बना देगा कि दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, और अगर आप इसको ऐसे ही लापरवाही की तरह टालते रहोगे तो ये आपको लापरवाही मतलब फिर दुनिया आपकी तरफ नहीं देखेगी, सब आपको इग्नोर करके चलेंगे। तो ये आपकी मर्जी है। याद रहो, एक बात है कि आज आप जो हो, आज आप अपनी आदतों की वजह से हो। आपकी जैसी आदत होगी वैसे आप बनोगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आदत कैसी है और आपको कैसा बनना है। चलो हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की। हम लोग पढ़ रहे थे समास। समास में हमने पढ़ा था कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, मतलब छोटा करना। तो यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर किसी एक शब्द को बनाना, और उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो हमने समास पढ़ा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में हमने देखा कि पूर्व पद प्रधान तो होता ही है, साथ ही साथ पूर्व पद कोई उपसर्ग या कोई अविकारी शब्द होता है, और इसका समस्त पद एक क्रिया विशेषण के जैसा काम करता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने पढ़ा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में या तो पूरक का या तो विलोम का संबंध होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखिए, जिस समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं, जिस समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर जिस समस्त पद के दोनों पद गौण, आगे ब्रैकेट में और लिख लेना याद रखने के लिए,
कम महत्वपूर्ण, जिस समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं, किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं, कमा, वही तीसरा पद प्रधान होता है, वही तीसरा पद प्रधान होता है। किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं, वही तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। पूर्ण विराम। देखो परिभाषा को समझो। परिभाषा ने कहा है कि दोनों पद ही गौण होते हैं, मतलब कम महत्वपूर्ण होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। जब हम इन दोनों पदों का उच्चारण करते हैं, हमारे दिमाग में इन दोनों में से किसी पद की फोटो नहीं बनती। हमारे दिमाग में जो फोटो बनती है वो किसी तीसरे पद की बनती है। तो तीसरे पद, जो तीसरा पद अस्तित्व में आता है, उसी को हम मतलब क्या कहते हैं, वही हमारा प्रधान होता है। तो ये समास जो होता है ये बहुव्रीहि समास होता है। अब इस बहुव्रीहि समास में ऐसा मान लीजिए कि जितने भी देवी देवता हैं हमारे, उनके जितने भी पर्यायवाची हैं वो सबके सब हमारे बहुव्रीहि समास में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है निशाचर। निशाचर, निशा में आचरण, आचरण मतलब घूमने फिरने वाला, निशा माने रात, जो रात में घूमने फिरने वाला है अर्थात राक्षस। देवराज, वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र। वज्र पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, वह जिसके हाथ में वज्र है अर्थात इंद्र। सचीपति, वह जो सची का पति है अर्थात इंद्र। चक्रपाणी अर्थात कृष्ण। गिरिधर अर्थात कृष्ण। मुरारी, वह जो मुर कौन था, राक्षस था। ठीक है, मुर नामक राक्षस को का जो अरि मतलब शत्रु है, तो उसे कहा गया मुरारी अर्थात कृष्ण। मकर ध्वज, वह जिसका मकर माने मछली का ध्वज है अर्थात कामदेव। कुसुम सर, सर माने बाण, कुसुम माने फूल, वह जिसके बाण फूल के हैं अर्थात कामदेव। आशुतोष, वह जो थोड़े में, आशु मतलब थोड़ा, तुष्ट माने संतुष्ट होने वाला, जो थोड़े में संतुष्ट होने वाला है अर्थात शिव। चंद्र मौली, मौली कहते हैं मस्तिष्क को, तो जिसके मस्तिष्क पर चांद है अर्थात शिव। वाग देवी, वह जो वाक, वाक माने भाषा या आवाज, जो आवाज या भाषा की देवी है अर्थात सरस्वती। श्रीस, वह जो श्री, श्री मतलब लक्ष्मी के ईस हैं मतलब पति, तो वह जो लक्ष्मी के पति हैं तो विष्णु। तो श्रीस किसे कहा गया है, विष्णु को। दीनानाथ, वह जो दिन के नाथ, दिन मतलब जो जिसे आप डे बोलते हो, ठीक है, उसके लिए आया है। और दूसरा ही अर्थ नीचे दिया है दीनानाथ का, वह जो दीनों के नाथ। दो अर्थों में लेते हैं, आधे लोग दिन के कहते हैं, आधे लोग इसको दीन मतलब गरीबों के लिए। तो जब हम दिन के नाथ यानी दिन का स्वामी के लिए प्रयोग करते हैं तो अर्थात सूर्य आता है, और जब दीनानाथ का प्रयोग हम दीनों के स्वामी के लिए करते हैं तो ईश्वर के लिए आता है। तो दोनों ही स्थिति में इसका अर्थात पद ही निकलता है, चाहे अर्थात सूर्य कहें चाहे अर्थात ईश्वर कहें। तो ये ऐसे होता है कि कुछ लोग जो हैं वो मानते हैं कि ये प्रकृति ही ईश्वर है, तो जो प्रकृति को ईश्वर मानते हैं तब वो सूर्य को दीनानाथ कह देते हैं।
ठीक है। जैसे पंक्ति है कि दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते। दिनांत मतलब दिन का अंत था और दीनानाथ डूबते। तो दीनानाथ कौन डूब रहा है? तो दिन के अंत में तो सूर्य डूबेगा, तो वहां पे दीनानाथ का अर्थ क्या है? सूर्य से आ जाता है। पर यहाँ पे किताबों में दीनानाथ का मतलब अर्थात ईश्वर लिखा हुआ है, तो दोनों ही मैंने लिख दिए कि कैसी भी स्थिति आए आपको पता रहे। आगे दिया है धनंजय, वह जो धन, धन का मतलब है यहाँ पे भौतिक संपदा से, पृथ्वी पर जितनी भी भौतिक संपदा है तो उसको जीतने वाला। तो धनंजय अर्जुन को कहा गया है क्योंकि अर्जुन को जीतने वाला कोई और नहीं था, अर्जुन सब पर विजय प्राप्त करता था, तो इसलिए अर्जुन को धनंजय कहा जाता था। ठीक है, अर्थात अर्जुन आ जाएगा। मयूर वाहन, वह जिनका मयूर यानी मोर वाहन है अर्थात कार्तिकेय। शैल नंदिनी, वह जो शैल मतलब हिमालय की, नंदिनी मतलब पुत्री है अर्थात पार्वती। गिरिजा, फिर से गिरी का मतलब पर्वत आ गया, जा माने पुत्री, वह जो पर्वत की पुत्री है। यहाँ पे लिखा है ना, ये जो बीच में ब्रेक आ गया लिख लो इसको, पुत्री लिखना है यहाँ पे अर्थात पार्वती। पीताम्बरधारी, वह जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीताम्बरधारी आ जाएंगे यानी कृष्ण। अब ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आपको यहाँ पर बताऊंगी जो यहाँ पर कुछ चीजें नहीं लिखी हुई, लेकिन जब आप किताबों को देखेंगे तो मार्केट में आपको किताबों में देखने को मिलेगा, ये पीताम्बर लिखा होता है, बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। शब्द आता है पीताम्बर, नीलांबर, श्वेतांबर, बाघांबर, ये कई सारे शब्द हैं। अब आप देखो, अंबर का मतलब है वस्त्र, अगर हमने श्वेतांबर कहा तो श्वेत माने सफेद, तो सफेद वस्त्र। अगर हमने नीलांबर कहा तो नीले वस्त्र। अगर हमने बाघांबर कहा तो बाघ के वस्त्र, बाघ की खाल के वस्त्र। तो आप ये बताइए, ये जो नाम है आपने सुने होंगे, कहाँ सुने हैं ये नाम, ये शब्द श्वेतांबर, नीलांबर, पीतांबर, बाघांबर? हाँ, अरे जैन धर्म ने आपने आरतियों में नहीं सुने? भगवान शिव की आरती में बाघांबर लिखा जाता है, आता है ना, तो क्यों कहा गया है उनको बाघांबर? मतलब बाघ के खाल के वस्त्र धारण करने वाला। तो बाघांबर, अब वो केवल बाघांबर नहीं बोलते, वो बोलते हैं बाघांबर धारी। जब वो धारी कहते हैं तब बनता है अर्थात शिव, और जब केवल बाघांबर रहेगा तो मतलब बाघ की खाल के वस्त्र। तो ऐसे ही जब हम पीतांबर बोलेंगे तो पीतांबर का मतलब क्या होगा? पीले वस्त्र। और जब धारी बोल देंगे तो को धारण करने वाला, तो जो करने वाला है वो आएगा अर्थात पद में। लेकिन हमारी किताबों में इतना बड़ा मिथ दे रखा है कि पीतांबर को ही अर्थात कृष्ण लिखते हैं। अगर हम पीतांबर शब्द की बात करें, ये आपका कर्मधारय में जाता है, ठीक है। तो पीतांबर शब्द जब आता है कर्मधारय में होता है। अब आयोग की स्थिति समझ लो, आपकी परीक्षा में जब भी पीतांबर, नीलांबर या कोई और शब्द आए, श्वेतांबर, तो उसने अगर 80% उसका आंसर कर्मधारय दिया है तो 20% उसका आंसर बहुब्री भी दिया है। पर बहुब्री अगर हम बात करते हैं, आप किताबों में देखेंगे हर किताब दोनों में लिख देती है। यही समास इतना आसान है, आप ये कहेंगे कि आसानी से तो पता चल रहा है, दोनों पद गौण हो गए, तीसरा पद प्रधान है, तो ये तो बहुब्री समास हो गया। अभी तक पढ़ के आए हैं वो भी बहुत आसान है। कर्मधारय को पढ़ेंगे कि विशेषण विशेष से या उपमेय उपमान का संबंध होता है दोनों पदों के बीच में। द्विगु समास को पढ़ेंगे, प्रथम पद उसका संख्यावाची होता है, तो जैसे हमने पंचवटी कहा तो पहला पद जो पंच है मतलब 5, अगर त्रिलोचन कहा तो पहला पद तिर मतलब 3, जिसमें संख्या आ जाए तो ये समास है। अब समास में बचा ही क्या है? तत्पुरुष समास। वही बताऊंगी, अभी वही चीज बता रही हूँ जो मेन आप लोग जिसकी मतलब जो समस्या आपको पड़ती है। सारे तो सही है, पर समस्या ये आ जाती है कि आपकी परीक्षा में जब पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको कर्मधारय भी दिया होगा, ऑप्शन में आपको बहुब्री भी दिया होगा। अब आपको चुनना है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके कर्मधारय में भी होते हैं और बहुब्री में भी होते हैं। अब ये दोनों ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि परिभाषा उसकी फॉलो करती है, जो परिभाषा आ रही है दोनों में फिट हो रही है, तो जब दोनों में फिट हो रही है तो दोनों ही माने जाएंगे उसको। तो यहाँ पर यही होता है कि अब आता है कि आपकी परीक्षा में आंसर क्या होगा। तो ये 2014-15 तक तो एग्जामिनर इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि इस तरह की सिचुएशन आए ही ना कि जहाँ पर 2 आंसर देने पड़े।
तो वो अगर उसको किसी भी शब्द के बदले में आपको जनवाना था बहुव्रीहि तो बहुव्रीहि रखता था, और अगर उसको उत्तर चाहिए कर्मधारय या दिगु तो वो कर्मधारय या दिगु ही रखता था, दोनों ऑप्शन नहीं रखता था। और फिर कभी मान लो कि अगर दोनों ऑप्शन रख दिए तो वो दोनों ही आंसर में रखता था कि जिसने जो लगाया है, क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं है। पर अब कुछ दिनों से जब से आयोग ने अपना काम थोड़े से कम पढ़े लिखे लोगों पे छोड़ दिया, मैं यही कहूँगी, मैं यही बोलूँगी सीधे, क्योंकि आप ये लगाइए कि जो 200 प्रश्न आपके आते हैं और वो 200 प्रश्न पूरे हिंदुस्तान के लाखों बच्चों को रिजेक्ट करने की हिम्मत रखते हैं, तो उन 200 के 200 प्रश्नों को अपने आप में सही होना चाहिए। अगर वो 200 प्रश्न सही नहीं है तो वो मूर्ख व्यक्ति ने रखे, हम यही कहेंगे। क्योंकि इस आयोग के पीछे आप ये लगाइए, जो आप इतने लाखों बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए खड़े हैं आगे कि हम तुमको रिजेक्ट करेंगे, जो तुम में काबिल है हम उसको लेंगे, तो काबिल लेने वाले जो लोग हैं वो भी तो काबिल होने चाहिए, उनके द्वारा पूछे गया प्रश्न भी तो काबिल होना चाहिए। फिर क्यों आयोग नंबर को प्रश्नों को कहता है कि ये प्रश्न गलत हो गया, निकाल दो उसको बाहर से? क्यों निकाल दिया भाई? इसका जवाब कौन देगा? कितने बच्चे उस प्रश्न की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप इस चीज का जवाब कौन देगा? तो खैर, अब मैं यही इसीलिए बोलती हूँ कि मूर्ख लोग ही बैठे हैं। तो जब से वो मूर्ख लोग लिखने लगे हैं तो क्या हो गया है कि आपको कई सारे प्रश्न ऐसे आएंगे कि जिसमें आपको ना रट के आंसर देना पड़ेगा, और वो रट के क्या है वो मैं बताऊंगी क्रम से। तो हमने यहाँ तक देखा, यानी गिरजा तक, यहाँ तक तो अभी सारी चीजें हमने समझी। अब ये आता है पीताम्बरधारी। अब ध्यान रखिएगा, अगर केवल पीताम्बरधारी लिखा है, श्वेताम्बरधारी लिखा है, बागाम्बरधारी लिखा है, तो 100% उसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास आएगा। ठीक है, जब भी आएगा धारी शब्द अगर इसके साथ लगाए। अगर कभी आ जाए कि पीताम्बर, नीलांबर, बागांबर, अगर इस तरह से आ जाए और ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दिए हुए हों, तो आप कर्मधारय लगाइएगा उसमें आंसर, और मतलब कर्मधारय लगाना है। और अगर कभी ऐसा हो कि आंसर की में उसने बहुव्रीहि दे दिया तो उसके बारे में मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मेरे पास आयोग के दिए हुए कई सारे और भी पहले आंसर हैं जो हैं कि जहाँ पे उसने बहुव्रीहि होते हुए भी उन्हें नहीं लगाया, कर्मधारय ही चुना है। अब कर्मधारय इसलिए चुना जाता है, लेकिन आप किताबों को देखेंगे तो किताबों में आपको बताएंगे पीताम्बर में पहले बहुव्रीहि समास ही बताएंगे, क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये। अब बात करेंगे एक से अधिक समास वाले शब्द यहाँ दिए हैं। जैसे घनश्याम, वह जो घन मतलब बादल के समान मतलब काले हैं, अर्थात कृष्ण। कमल नयन, वह जिनके कमल के समान नयन है, अर्थात राम या विष्णु के लिए कहा गया है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। और पंचानन, जिसके 5 मुख हैं, अर्थात ब्रह्मा। अब इसमें एक साथ एक चीज और लिखो, चतुरानन भी आ जाता है, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा आएगा। लिखे हुए हैं इसमें, है ना? आगे चलो देखते हैं। हाँ, अभी है इसमें। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। षडानन, 6 हैं आनन जिसके, अर्थात कार्तिकेय। महादेव, वह जो देवों में महान है, अर्थात शिव। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब कमल, अर्थात इंदिवर। चतुरानन, 4 हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अब आप कहेंगे पंचानन 5 भी मुख हैं और फिर 4 भी मुख हैं, तो ये दोनों के लिए देखो, पंचानन हनुमान के लिए आता है, पंचानन शेर के लिए आता है, पंचानन शिव के लिए आता है, पंचानन विष्णु के लिए भी आता है। अगर आप बात करेंगे पुराणों को और इन सारी चीज़ों में देखेंगे और इनकी आरतियों में भी देखेंगे तो पंचानन शब्द सबके लिए प्रयोग कर रखा है। तीनों देवों के लिए जो त्रिदेव हैं हमारे, और हनुमान के लिए भी पंचानन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और शेर भी, शेर का पर्यायवाची भी पंचानन आता है। तो इन सारे पॉइंटों को याद रख लेना। हाँ, ये मत कर देना कि पंचानन का अर्थात शेर कर दो, वो मत करना कभी भी। बाकी इसमें अर्थात में ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो या हनुमान हो, कोई सा भी आ सकता है। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना। हाँ, ब्रह्मा जी के लिए जो रखा गया है ये पंचानन शब्द में, कि फिर चतुरानन भी दिया गया है, तो इसके पीछे ऐसा कुछ आता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे जब, तो 5वां मुख इनका अहंकार का प्रतीक था। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा, और इनका जो अहंकार वाला जो मुख था वो इनके सर पे ऊपर की तरफ था, जो ऊपर की तरफ देखता था।
तो हमेशा इनके सर पे ना एक अहंकार बैठा रहता था। तो इस बात से भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर इनका 5वां जो सिर है वो काट दिया था। और ऐसा माना जाता है कि भारत में जहाँ पर इनका ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, एक ही जगह है, एकमात्र जगह, हाँ, पुष्कर में, वहीं पे आके वो मुख गिरा था। तो इनका जो मंदिर है वो भी वहीं पे ही बना और कहीं पे नहीं। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो पता नहीं, पर जब इनका मुख काट दिया गया तो फिर ये चतुरानन कहलाए, इसलिए 4 मुख हो गए इनके। तो आपको इस कहानी से क्या याद रखना है कि आपको याद रखना अर्थात ब्रह्मा जी चतुरानन में भी और पंचानन में भी, ठीक है। हाँ जी, त्रिलोचन अभी पढ़ेंगे हम, आएगा वो, कहाँ पे आएगा। हाँ, अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी, पर पहले हम थोड़ा इसे ख़त्म कर लेते हैं। फिर ये है ना कि आपको अभी नहीं पता कि कर्मधारय किसे कहते हैं, द्विगु कैसे, तो ये इसी में टकराव आएगा। बस हमने इतना जान लिया, ये कुछ ऐसे समास हैं जिनमें बहुब्री से भी अलग कोई समास है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हैं, पूरी बात करेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखो जल्दी से। लिखिए, इसमें जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुष शब्द में जो आपने लगाया है ये बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगी र के ऊपर, छोटे ऊ की मात्रा होगी, ठीक है। ये बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है, उसको सही करो। चलो, तो आपने परिभाषा क्या देखी, देखो तत्पुरुष समास की परिभाषा बिल्कुल सरल है। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, और इसी से आपको पहचानना है। अब इसके नीचे एक लाइन और लिखो, इसके समास विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद, इसके समास विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह होता है। अगर मान लो, पहले लिख लो, इसके समास विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह होता है, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दो। ये पहचान है। ऐसा हो जाए कभी आपको कि आपको उत्तर पद समझ में ना आए कि उत्तर पद प्रधान है या नहीं है, तो आप इसका समास विग्रह कर लेना, और समास विग्रह करते ही आपको पता चलेगा कि जो पूर्व पद है, पहला पद है, उसके तुरंत बाद कारक चिन्ह आता है इसके समास विग्रह में। तो जब भी ऐसा पद आ जाए तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब इसके कुछ उत्तर देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में सबसे पहले तो इस चीज को समझो, यहाँ दिया हुआ है तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक है व्याधिकरण तत्पुरुष समास और एक है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को समझना। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न है जो बहुत बार रिपीट हुआ है कि निम्न में से तत्पुरुष समास का समाधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है, ऐसे रहता है, निम्न में से समानाधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा है, और ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो ऑप्शन में या तो आप कर्मधारय होगा या दिगु होगा, दोनों ही होते हैं। अब ये वाली बात समझ नहीं आती छात्रों को कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का क्या मतलब है, कि निम्न में से समानाधिकरण तत्पुरुष समास है जिसमें, वो ऑप्शन बताना है। आप बता रहे हो या तो कर्मधारय या बता रहे हो दिगु, तो कई बार ये सोचते रह जाते हो कि आखिर क्या हुआ। तो ये ध्यान रखना कि जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं, हम 2 तरह से इसे पढ़ते हैं हिंदी भाषा के अंदर। पहला कहते हैं व्याधिकरण, का मतलब है कारक चिन्ह के आधार पर, जहाँ पे जिन शब्दों को हम कारक चिन्ह के आधार पर बांट लेते हैं, ये 6 प्रकार का होता है, इसमें आता है। ये होता है 6 प्रकार का और ये होता है 2 प्रकार का।
समानाधिकरण तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, जिसमें आता है हमारा कर्मधारय या द्विगु समास। ठीक है, तो अब ये इसमें सबसे पहले जो हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं वो व्याधिकरण यानी कारक चिन्ह के आधार पर देख रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो कारक चिन्ह के बारे में नहीं जानते कि कारक चिन्ह क्या होता है, और जो जानते हैं बाकी सब जानते हैं? हाथ उठाने में तो इतना, चलो नीचे कर लो, हाथ उठाने में तो इतना भार पड़ता है, कितने लोग जानते हैं? अब इसमें भी कम, और जो ना हाथ उठाने वाले वो कहाँ हैं ये बताओ। अरे इसलिए मैं जो पूछती हूँ इसलिए पूछती हूँ कि मुझे कितना आपको डिटेल में जाके बताना है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, फिर मैं कम बताती हूँ, नहीं जानते हैं तो फिर उसको बताती हूँ, जनवाती हूँ कि क्या होता है। अच्छा ये बताओ, आपने बचपन में जब हिंदी पढ़ते थे 6th 7th 8th क्लास में, तो आपने एक सारणी याद करी होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, याद करी थी ना? वही सारणी आपकी वो कारक चिन्ह की है। अब ध्यान दो, उसमें जो आपने पढ़ा था कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि आदि, तो उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के हम यहाँ पे 6 भेद करने जा रहे हैं। हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं वो 8 होते हैं। पहला कारक चिन्ह कर्ता, हम उसको नहीं रखते यहाँ पर, और 8वां कारक चिन्ह संबोधन, हम उसको नहीं रखते। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, तो उसी के आधार पर हम इनको बांटते हैं। ध्यान देना, जिसे हम द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं उसे हम कर्म तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे होता है। अब ये आपकी जो बुक है पद के भेद इकाई 4, जब आप इकाई 4 आज घर जाके देख लेना, हम जो पढ़ेंगे कारक चिन्ह को आज से 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी हम उसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे यहाँ पर। मैं अभी बस आपको थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ ताकि जब हम इसको कारक चिन्ह को पढ़ लें तब हम इसे अच्छी तरह से जान लेंगे। तो इसमें होता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास जिसे हम तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष समास, ये 7वां हो जाता है। ये जो यहाँ पे अब अभी आपको क्या करना है, इस समय जब तक हम कारक चिन्ह नहीं पढ़ते हैं, जब हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे जिस दिन, तो लास्ट क्लास के दिन मैं उस दिन आपको समझाऊंगी कि समास में, मतलब हम जो तत्पुरुष समास में पढ़ रहे थे क्या भेद कर रहे थे। तो अभी आपको क्या करना है कि तत्पुरुष समास के उदाहरण में गगनचुंबी शब्द से लेकर और लास्ट में आपका जो दिया हुआ है आत्म केंद्रित, यहाँ तक जितने भी उदाहरण बीच में दिए हैं ये सब के सब आपके तत्पुरुष समास के हैं। ठीक है, अब आपकी परीक्षा में कभी पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप इस चीज को बताते हैं इसके समास विग्रह की मदद से। जैसे मान लो आपने शब्द बोला शरणागत, तो शरणागत का समास विग्रह क्या होगा, शरण में आगत। तो शरण के बाद में कारक चिन्ह आया है, तो में कारक चिन्ह किसका होता है, अधिकरण का। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने कारक चिन्ह नहीं पढ़ा। जिस दिन आप कारक चिन्ह पढ़ लेंगे उस दिन ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सारे ये उदाहरण देखने हैं और इनमें हम वो चीज जानेंगे जो हमने परिभाषा में ये जाना कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। समझ गए? तो जैसे देखते हैं कि उत्तर पद प्रधान कैसे होता है। मैंने आपको कल की क्लास में एक बात समझाई थी कि प्रधानता का मतलब दिमाग में फोटो। जैसे देखो शब्द दिया है आपके सामने गगनचुंबी, जब आप बोलते हैं अरे ये इमारत तो गगनचुंबी है, तो आपके दिमाग में फोटो गगन आकाश की बनती है या चुंबी मतलब इसका भाव है ऊंचाई से, तो आपके दिमाग में फोटो किसकी बनती है, ऊंचाई की बनती है कि गगन की, ऊंचाई की बनती है, तो मतलब ये उत्तर पद प्रधान। जब आप बोलते हैं पॉकेट मार, तो आपके दिमाग में फोटो मारने वाली की आती है कि जेब की आती है, मारने वाले की। मनोहर, मन को हरने वाला, तो अब कहते हैं अरे ये तो बड़ा ही मनोहर है, मन की फोटो बनती है कि हरने वाले की बनती है, हरने वाले की, यानी उत्तर पद प्रधान। गृह आगत, कहते हैं हम ये गृह आगत है, घर को आया हुआ।
आगत मतलब आना, तो दिमाग में जो भाव जाता है वो घर का जाता है कि आने का जाता है? आने का, तो उत्तर पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास है। इसी तरह से कहते हैं मुंह तोड़, मुंह तोड़ जवाब दिया, तो दिमाग में जो भाव आता है वो मुंह का बनता है या तोड़ने का बनता है? तोड़ने का बनता है, यानी अब उसको जवाब दे दिया गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे दिया है तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचा हुआ, तुलसी का फोटो आएगा दिमाग में या उनके बनाने का भाव आएगा? तो उत्तर पद प्रधान होता है, यही चीज आपको ध्यान देनी है। इसी तरह से जैसे रस भरा, तो रस की फोटो या उससे भरा हुआ की फोटो? भरे हुए की, तो रस भरा हो जाएगा। हस्त लिखित, हाथ की फोटो या लिखे हुए की, के हाथ से लिखे हुए की? उत्तर पद प्रधान। इस तरह से आपको पता चलेगा। जैसे शब्द दिया है भयभीत, भय माने डर, भीत माने डरा हुआ, तो जब हम कहते हैं वो तो बड़ा ही भयभीत है, तो दिमाग में फोटो किसकी बनती है? डर की के डरे हुए की? डरे हुए की यानी भीत। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी शब्द को देखेंगे, जैसे मान लो हम कहते हैं गुरु दक्षिणा, तो दिमाग में फोटो गुरु की बनती है कि उस दक्षिणा की, चाहे वो रुपया पैसा जो भी हो? उत्तर पद प्रधान है। न्यायालय, जब आप कहते हैं न्यायालय, तो आपके दिमाग में फोटो है वो किसकी बनती है? कोर्ट की। इसकी स्पेलिंग ठीक करो। जैसे हम कहते हैं शब्द दिया है देशभक्ति, दिमाग में फोटो देश की होती है कि उसके प्रति प्रेम की होती है? उसके प्रति प्रेम। उत्तर पद प्रधान है। अब किसी भी पॉइंट को उठाकर देखेंगे तो आपको उत्तर पद प्रधान दिखाई देगा। जैसे आप कहते हैं हृदयहीन, किसी को बोलते हैं बड़ा ही हृदयहीन है, मन में भाव ये आता है कि है नहीं हृदय, या उसके हृदय का फोटो होता है? हीन का मतलब नहीं होने से आता है ना, तो मन में भाव आता है कि इसके मतलब हृदय नहीं है, ये फोकस होता है। कहते हैं पाप मुक्त, तो दिमाग में भाव मुक्त हो जाने का बनता है, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, जब बोलते हैं धनहीन, मतलब धन नहीं है, इसका फोटो आता है। इसी तरह से आप देखेंगे जब हम कहते हैं मुख दर्शन, तो क्या होगा? फोटो दिमाग में चेहरे की आएगी या भाव ये है कि दर्शन करना है? अब एक बहुत सारे छात्र कहेंगे मैम हमारे तो दिमाग में मुख की फोटो आ रही है ना। देखो ऐसे ध्यान देना, जब आप मान लो कहते हैं अरे उनकी नई दुल्हन आई है, मुख दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो चेहरे मतलब दिमाग में जो हमारा उद्देश्य है वो मुख नहीं है, उद्देश्य क्या है? दर्शन करना है। तो इस बात से समझिएगा, वो बात अलग है कि वो मुख का दर्शन है, लेकिन उद्देश्य क्या है? दर्शन का है। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ पर शब्द दिया है कन्यादान, इसका जो हमने समास विग्रह किया है, कन्या का दान होना चाहिए या कन्या के लिए दान होना चाहिए? क्या होता है कन्यादान? अब जब रफ कॉपी पे आपने वो लिखा था दही बड़ा, उसकी बगल में कन्यादान भी लिख लो, इसके समास विग्रह पे बात करेंगे। इसे भी लेके बहुत ज्यादा बहस रहती है लोगों के बीच में। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पद लिख दो, घुड़सवार। घोड़े का सवार होगा कि घोड़े पर सवार होगा? ठीक है, इसे भी लिख लो। इसमें भी लोग कहते हैं कि नहीं, घुड़सवार का मतलब है घोड़े पर सवार। अब हम इस पे अब रिसर्च करेंगे, अभी हमको रिसर्च करना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे फिर उसके बाद समझेंगे। इसी तरह से जैसे बोलते हैं आप बीती, अगर आप बीती पूछे कि इसमें कौन सा समास है, तो आप पर बीतना, तो फोकस जो हो रहा है वो बीतने से हो रहा है। कोई भी चीज जो ऊपर बीत रही है तभी तो वो बनी है आप बीती। ठीक है, तो यानी उत्तर पद प्रधान है। इसी तरह से हम सारी शब्दों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का रूप देखते हैं। दो प्रकार होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। सबसे पहले द्विगु समास की परिभाषा लिखते हैं, फिर बात करेंगे आगे। संभाल के रखो अपनी चीजों को, लिखो इसमें द्विगु समास में पूर्व पद गौण होता है। लिखो द्विगु समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पूर्व पद गौण, द्विगु समास में
पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। परिभाषा जानी पहचानी लग रही है। उत्तर पद हमने तत्पुरुष समास में लिखा है। अब तत्पुरुष समास और द्विगु समास में क्या अंतर होगा? दोनों तो एक जैसी परिभाषा लेकर आए हैं, तो इनका अंतर क्या होगा आगे लिखो कॉमा लगा के। किंतु, किंतु क्यों लगा दिया तुमने फुल स्टॉप? मैंने बोला था क्या? किंतु इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। किंतु इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। किंतु इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उत्तर पद प्रधान इसका भी होगा, यानी दिमाग में जो फोटो आएगी वो उत्तर पद प्रधान की ही आएगी। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? हम पहचानेंगे कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होगा। इससे ज्यादा आसान कोई और नहीं है। देखो, पंचवटी, पंच मतलब 5 वटों वाला स्थान। चौराहा, चौ माने 4। तिरफला, तिर, अब इसे भी लिख लो जहां पे आपने लिखा है। मैंने कहा है ना दही बड़ा जहां लिखवाया था, तिरफला। देखो ये जो सारे शब्द आए हैं जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से लेके आज तक मेरे पास बच्चे डाउट लेके आते हैं। क्योंकि आप जब पढ़ लेते हो तो पढ़ने के बाद आप बातचीत करते हो आपस में, तो ज़रूरी नहीं कि आपका रूममेट भी मेरे पास हिंदी पढ़ रहा हो, वो किसी और अपने सर के पास पढ़ रहा हो, तो उनके सर ने उन्हें कुछ बताया, आपस में टकराव हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है आप अपने गुरु के पास जाते हो। तो ऐसे ही बच्चे मेरे पास इन शब्दों को लेके आए कि फलने ने तो ये बताया, मेरे पास क्लिपिंग भी भेजी है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं ये कहती हूँ कि नहीं जी मैं ही सही हूँ, मैं कभी ये नहीं, मैं देखती हूँ हो सकता है वो सही बता रहे हो, फिर मैं उस पर रिसर्च करती हूँ। रिसर्च करने के बाद देखती हूँ परिभाषा और इन सारी चीज़ों से कौन सी चीज़ सही है। तो क्योंकि ये हादसा तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है ना, क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो आज भी ऐसे ही पढ़ा रहा है, या जिस किताब में ऐसे लिखा है वो आज भी ऐसे ही लिखा है, तो वही आपको बताएंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि त्रिफला में बहुब्रीहि समास होता है। इस वाली बात को सुनकर मुझे बहुत ही हंसी आती है। आप भी सुनिएगा, आप भी हंस लीजिएगा, जोक है, बाद में करेंगे। आगे देखो दिया हुआ है द्विवेदी। द्वे मतलब दो, दो वेदों को जानने वाला द्वेदी। नवग्रह, नव माने 9। त्रिभुवन 3, त्रिवेदी 3, त्रिकाल 3, चवन्नी, इस चव का मतलब 4, सप्तरंग 7, चतुर्वेदी 4, एकांगी 1, तिराहा 3, त्रिपाठी त्रिमाही, नवरत्न 9 रत्न, त्रिमूर्ति चतुर्युग। अब ये तो ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल क्या है, द्विगु समास है। लेकिन अभी कुछ समास ऐसे हैं जिनमें इससे अलग हैं, जैसे त्रिलोचन। त्रिलोचन 3 लोचन यानी 3 आंखें हैं जिसके, अर्थात शिव आ जाता है। तो इसमें अब क्या हो गया, देखो पूर्व पद, अब आप देखना सारी परिभाषा इसमें फॉलो कर रही हैं। अर्थात पद भी निकल रहा है शिव के लिए, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम बात करें कि 3 लोचन, जैसे ही हम बोलेंगे 3 आंखों वाला, दिमाग में फोटो किसकी बनेगी, आंख की भी आएगी ना, कि आंख 3 दिखेंगी, तो उत्तर पद प्रधान हो रहा है और तिर पूर्व पद संख्यावाचक है। तो जो द्विगु की परिभाषा कहती है वो भी इसमें आ रही है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किन्हीं पंक्तियों में एक से अधिक अलंकार होते हैं, उसी तरह से इस शब्द में त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास भी है, द्विगु समास भी है और तत्पुरुष भी है। अब तत्पुरुष क्यों है, क्योंकि द्विगु है तो तत्पुरुष है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर वो द्विगु है तो तत्पुरुष है, अगर वो कर्मधारय है तो तत्पुरुष है, क्योंकि उसकी पहले परिभाषा हमने लिखी है ना, प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होता है, तो परिभाषा तो आ ही जाती है। जैसे दशानन, आप अगर ऐसे बोल दो कि दशानन द्विगु समास है तो एकदम से भड़क जाएंगे लोग, कैसे हो सकता है, रावण है। भाई हमको पता है कि अर्थात रावण। अगर मान लो कोई अमेरिका का बंदा
हिंदी सीखने आया है, उसने नहीं सुनी रामायण की कहानी, वो पढ़ रहा है, उसको इतना पता है 10 का मतलब 10 और आनन का मतलब मुख, तो उसके दिमाग में रावण की फोटो कैसे बनेगी? उसके दिमाग में तो एक व्यक्ति की फोटो बनेगी जिसके 10 मुख होंगे। बनेगी कि नहीं बनेगी? उत्तर पद भी प्रधान होगा, संख्या भी दिखेगी। तो ये बात अलग है कि बाद में उसको पता चलेगा कि दशानन जो है वो किसी एक व्यक्ति पहले इनके जमाने में इनके यहाँ पे हो चुका है, 10 मुख वाला व्यक्ति, उसको रावण कहा जाता है, तो उसे बाद में जब बताया जाएगा तब होगा। समास कहता है आपके दिमाग में उभर के आना चाहिए। हमारी जो भाषा है, उस भाषा का जो व्याकरण है वो हर जगह प्रूफ होता है, सबके साथ प्रूफ होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा। तो ये जो दिमाग में फोटो आने वाली चीज है, वो फोटो तभी आएगी जब आपको उसके बारे में कुछ पता होता है, तो वो फोटो आएगी ही आएगी। नहीं पता है तो कुछ भी नहीं आएगा, तब तो फिर किसी में भी समास नहीं है। पर पता चल गया तो वो फोटो उभरेगी ही उभरेगी। तो फोटो जिसकी उभरेगी पता चलने पर भी, तब वहां पर आएगा। जब हमें पता चलेगा इसका रावण, तब हम कहेंगे कि हाँ अब ये हम बहुब्रीहि कह सकते हैं, क्योंकि अब दशानन कहते ही हमारे दिमाग में रावण की फोटो आ रही है। तो इसमें परिभाषाएं तो दोनों आ रही हैं, तो ये वाली चीज कैसे कहना कि हम मतलब इसमें केवल बहुब्रीहि है और इसमें कर्मधारय है, या मतलब इसमें द्विगु नहीं है, तो ऐसा कहना गलत हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले तो इनमें है बहुब्रीहि समास। अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया कि बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं दिया, तब क्या करोगे? इनमें से कोई लगा के आओगे? नहीं ना, दूसरी परिभाषा जो उसकी आ रही है वो लिखोगे। ऑप्शन में अगर द्विगु नहीं दिया, लिखा हुआ है तत्पुरुष समास, तो क्या करोगे? इनमें से कोई नहीं लगा के आओगे, आधे से ज्यादा लगाए आएंगे, तत्पुरुष समास होगा। और आयोग ने 2013 में ऐसा प्रश्न दिया था, कमल नयन में समास पूछा था, ऑप्शन दिया था आपका। अब कमल नयन में या तो कर्मधारय होगा या तो बहुब्रीहि होगा, ऑप्शन में दोनों ही नहीं था। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। आधे से ज्यादा छात्र इनमें से कोई नहीं लगा के आए, मैं भी थी उनमें से एक, मैं भी लगा के आई। और जब आंसर की आई तो तत्पुरुष समास था। उस समय हमारी खोपड़ी में नहीं आया, सच बताती हूँ, उस समय मेरी खोपड़ी में नहीं आया कि तत्पुरुष लगाया क्यों इसने, ऐसे ही दे दिया। आयोग कभी आपको आंसर नहीं देता, व्याख्या नहीं देता कि क्यों आंसर दिया। उसने आंसर, आपने क्लेम किया, वापस उसने दे दी आंसर कि आप चुप बैठ जाओ, आप कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्यों लगाया उसने। ये बात तो तब समझ में आई जब हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ा और समास को समझा कि क्यों तत्पुरुष, क्योंकि कर्मधारय समास की परिभाषा में ही पहली पंक्ति लिखी हुई होती है कि उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा उसमें मेल करती है। अब जब कर्मधारय आ गया तो तत्पुरुष तो उसमें समाया ही हुआ है। अब ये कैसे है इसको मैं बताऊंगी आपको कैसे आता है। चलो अभी बता देती हूँ, मान लो फिर कभी मिसिंग हो गया तो। जैसे मान लो मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि ताजमहल कहाँ है, आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, बी ऑप्शन दिया हुआ है भारत, सी ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन दिया है यहां नहीं। अब ये बताओ कि अब ऐसा प्रश्न दिया है तो आप इसका उत्तर क्या लगाएंगे? भारत लगाओगे? फिर कह रही हूं मजाक के मूड में नहीं, कल वाली बात। आगरा में नहीं है, इसका मतलब तुम लोग पढ़ाने लायक नहीं हो, ठीक है। बताओ, जब इस तरह से पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ है तो कहाँ लगाओगे? आगरा लगाओगे, क्योंकि आगरा है। अगर मान लो आगरा हटाकर यहां पर आपको ऑप्शन दे दिया दिल्ली, तो अब आप क्या लगाओगे? उत्तर प्रदेश। अब मान लो कि अगर ये उत्तर प्रदेश हटाकर यहां पर मध्य प्रदेश लिख दिया तो आप क्या लगाओगे? भारत। तो अब ये बताओ कि 3 तरह की स्थिति पे 3 तरह का बदल गया। तो अगर यहाँ पे लिखा कि यहाँ नहीं, ये क्यों नहीं लगाया आपने? इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि पहले जब आगरा था तो
तो वो इसके ज़्यादा नज़दीक था, यानी ताजमहल के ज़्यादा नज़दीक। फिर जब आपने उत्तर प्रदेश लगाया तो ये थोड़ा सा दूर था, और जब आपने भारत लगाया तो ये थोड़ा सा दूर था, पर था तो वहीं पे ना। तो ऐसे ही आपने जब मान लो कमल नयन पूछा गया तो आपसे पहले पूछा गया तो सबसे ज़्यादा नज़दीक है उसके बहुव्रीहि, और जब बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नज़दीक है कर्मधारय, और जब ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है तो तीसरा नज़दीक है तत्पुरुष। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो उत्तर चुनना होगा वो ये उत्तर चुनना होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई जो यहाँ पे मैं बता रही थी। तो ये जो यहाँ पर जितने भी दिए हैं, ये जिनमें दूसरा है, इन सब में दूसरा समास है। अगर मान लो पूछ लिया जाए आपसे कि दशानन, पंचानन या चतुरानन या अष्टभुजा में कौन सा समास है, तो सबसे पहला चुनाव आप बहुव्रीहि का करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे बहुव्रीहि का? तो इसलिए ध्यान रखना क्योंकि ये जो हमारे शब्द हैं इनका उद्देश्य ही था उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जिसका अर्थात पद आ रहा है। अब ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि नहीं होता है तो आप चुनाव करेंगे दिगु का। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आपको याद रखना है ये, तो मैं आपको बताती हूँ। यदि नाम किसी शरीर के अंग पर या आपके किसी गुण पर या आपके किसी ऐसे क्रियाकलाप पर या आपके हथियार पर या आपकी शक्ति पर आधारित होगा तो सबसे पहला चुनाव आप बहुव्रीहि का करेंगे। जैसे हमने कहा कमल नयन शरीर की रचना के हिसाब से किया गया है कि नयन कैसे हैं, कमल के समान हैं, तो अर्थात पद बहुव्रीहि में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने कहा चक्रपाणि, तो नाम दिया गया है चक्र, यानी उस शक्ति के आधार पर दिया गया है। कहा हमने लंबोदर, लंबा है उदर, तो शरीर की रचना के आधार पर है तो बहुव्रीहि, क्योंकि वो जरूर किसी ना किसी व्यक्ति के लिए दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे आपको जो नाम पहला चुनाव करना होगा वो बहुव्रीहि करना होगा, ये बात याद रखना। अब ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बहुव्रीहि बड़ा होता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़े वाले छोटे की बात नहीं है। हम पहला किस तरफ लेके जा रहे हैं हमें ये ध्यान देना है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया है, जब आपको कोई नाम, क्योंकि वहां तो आ जाएगा बहुव्रीहि, जब आपको कोई शब्द शरीर के अंगों के आधार पर दिखे, किसी शक्ति के आधार पर दिखे, किसी की दुश्मनी या मित्रता के आधार पर दिखे, या उसके शस्त्र अस्त्र के नाम पर दिखे, तो उसमें बहुव्रीहि लगाना, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, जैसे मान लो अष्टभुज दिखा हुआ है, तो अष्टभुज अर्थात दुर्गा को कहते हैं। मान लो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चले तो अष्टभुज मतलब 8 हैं भुजा, तो जरूर कोई व्यक्ति तो होगा ना, इसलिए आप बहुव्रीहि में ले जाओ इसको। ऐसे ही आप मान लो लिख दो कि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज विष्णु को कहा गया है, 4 भुजाएं हैं जिसके, तो चतुर्भुज यानी 4 भुजा की बात हो गई, तो ये जरूर किसी व्यक्ति के बारे में होगा, यानी अर्थात पद है तो आप उसे बहुव्रीहि में लेके जाओ। ना पता रहे, सट माने 6, आनन माने मुख, जिसके 6 मुख हैं, तो वो कार्तिकेय के लिए है, शिव जी का पुत्र। ठीक है, तो उसके लिए कहा गया है। अब ये चीज आपको समझना है इन शब्दों के हिसाब से। ठीक है, तो बहुव्रीहि और इन सब में जब हम बात करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। हम अभी कुछ प्रश्न पूछूंगी लेकिन बाद में, पहले इसको कर लो, कर्मधारय समास को लिखिए। इसमें कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण, कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, कमा। किंतु इसके दोनों पदों के मध्य, किंतु इसके दोनों पदों के मध्य उपमेय, उपमान अथवा विशेषण, विशेष्य
किंतु इसके दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है, का संबंध पाया जाता है। जैसे देखो, विशेषण विशेष से क्या होगा, जैसे मान लो हमने कहा कि नीला वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, वस्त्र कैसा है, नीला, तो यहाँ पर नीला हो गया विशेषण और वस्त्र हो गया विशेष्य। तो दोनों पदों के बीच में जब आपको दिखे कि विशेषण विशेष्य का संबंध है, जैसे नीलांबर, तो अंबर माने वस्त्र, नीला मतलब नील, नील प्लस अंबर से मिलकर बना नीलांबर, तो इसमें आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर ऐसे लिखा हो, ये शब्द है मोटा लड़का, तो यहाँ पे लड़का की विशेषता बताई जा रही है, लड़का कैसा है, मोटा, तो ये विशेषण विशेष्य का संबंध है। ठीक है, जैसे मान लो शब्द है हमारा महादेव, देव वो जो महान है, ठीक है, तो देवता की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, महान है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध, तो महादेव में क्या होगा, कर्मधारय समास, जबकि महादेव अर्थात पद भी निकलता है अर्थात शिव। ठीक है, तो कर्मधारय समास भी और बहुब्रीहि समास भी। अब बात करेंगे हम उपमेय उपमान की। उपमेय उपमान का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उपमेय होता है वह मुख्य वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही है, और उपमान होता है वह वस्तु जिससे उसकी तुलना की जा रही है। जैसे मान लो हमने कहा मीनाक्षी, मीनाक्षी का मतलब क्या हुआ, मीन माने मछली, मछली के आंखों जैसी, ठीक है, तो मछली के जैसी आंखों वाली, तो आंख की जो तुलना की जा रही है वो मछली से की जा रही है, तो यहाँ पर मछली हो जाएगी उपमान और आंख हो गया उपमेय। तो ये संबंध होता है। जैसे कहते हैं चंद्रमुखी बोलते हैं जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, तो यहाँ पर चंद्रमुखी, इन दोनों पदों में किसका संबंध है, उपमेय उपमान। तो अब इसको ऐसे याद रख लो कि जैसे मानव शरीर और मानव शरीर का कोई भी अंग, उसकी तुलना किसी प्रकृति के किसी भी रूप से की जा रही हो, तो वहाँ उन दोनों पदों के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे हम कहें कि सागर सा गंभीर हृदय है, तो हृदय की तुलना सागर से की जा रही है, तो सागर और हृदय के बीच में उपमेय उपमान का संबंध है। जैसे हमने कहा कि क्रोध रूपी अग्नि भड़क उठी, तो या कहें कि उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी, तो क्रोधाग्नि एक शब्द बनाए, तो क्रोध रूपी अग्नि। अब ऐसा नहीं है कि उसका क्रोध का मतलब जैसे ही उसने गुस्सा किया तो चारों तरफ आग लग गई, वो वाली चीज नहीं है। बात क्या है कि उसके गुस्से की तुलना किससे की गई है, अग्नि से की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों शब्दों के मध्य उपमेय उपमान का संबंध है। तो जिन पदों के बीच में इस तरह का संबंध आपको देखने को मिले, तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर उपमेय उपमान है। तो उपमेय उपमान होने पे मतलब ये कर्मधारय है। ठीक है, अगर अर्थात पद निकलता है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण दिया हुआ है हमारा यहाँ पर घनश्याम। अब मैंने देखो दोनों को अलग कर दिया है, यहाँ पर उपमेय उपमा एक तरफ कर दिया है, विशेषण विशेष्य से एक तरफ कर दिया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है घन श्याम, घन के समान है जो श्याम, कमल नयन, कमल के समान है जो नयन, तो कमल नयन इन दोनों में उपमेय उपमान का संबंध है, घन और श्याम इनमें उपमेय उपमान का संबंध है। कर कमल, कर माने हाथ, हाथ कैसे हैं, कमल के जैसे कोमल है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, तो चंद्रमुख कैसा, चंद्रमा के समान, उपमेय उपमान का संबंध है। नर सिंह, नर रूपी सिंह, यानी एक ऐसा सिंह जो नर, नर का रूप लिए हुए हो, नरसिंह हो जाएगा। अब ये उपमेय उपमान हो गए। आगे दिया जैसे विद्याधन, तो विद्याधन का मतलब होता है विद्या रूपी धन। कहते हैं ना, जैसे टीचर लोग होते हैं, कहते हैं इनको, इनके पास तो विद्याधन है। विद्याधन मतलब उनकी जो विद्या है वही उनका धन है। ठीक है, तो विद्या रूपी धन आ जाएगा, तो उपमेय उपमान का संबंध होगा उसमें। इसी तरह से जैसे दिया है महाकवि, कवि की विशेषता बता रहा है महा। ठीक है, पीतांबर, पीला है वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र, तो अंबर कैसा है, पीला है। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब ये ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि आपका मिथक बना ही हुआ है। अगर पीतांबर और नीलांबर दिया हो ऑप्शन में और कर्मधारय नहीं दिया हो और ऑप्शन में हो बहुब्री, तो आपको बहुब्री लगाना पड़ेगा मजबूरी में, चाहे आपको पता हो या ना हो, ठीक है। वहां पर अगर दोनों दिए हों तो आप कर्मधारय लगाइए, क्योंकि कर्मधारय वाला पहले आएगा। अगर इनके बाद धारी लगा होगा तो फिर सदैव बहुब्री में लगेगा। नीलांबर अगर देखें, नीले वस्त्र किसके हैं? अगर मान लो ऐसा आ गया नीलांबर धारी आ गया, शनि, शनि के होते हैं, ठीक है। नीलांबर धारी शनि को कहा गया है, तो अर्थात शनि आ जाएगा। पीतांबर, पीतांबर धारी कृष्ण को कहा गया है, ठीक है। अब देखो जैसे शब्द दिया है नीलोत्पल, नीला है, उत्पल, उत्पल माने कमल। अब इसका अर्थात इंदिवर भी आता है और विशेषता भी बता रहा है कमल की, तो दोनों हो गया, बहुब्री भी हो गया और कर्मधारय भी हो गया, ठीक है जी। राम के लिए भी आ जाता है, विष्णु के लिए भी कह देते हैं, ठीक है। देखो जैसे शब्द दिया हुआ है, अब यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है मैंने, ये जो छात्र अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा आता है। हालांकि ऐसे ही अलूक समास भी करके आता है, अलूक तत्पुरुष समास और न्याय तत्पुरुष समास, और ऐसे आ जाता है। जब भी ये आपसे न्याय समास के बारे में पूछे, ये प्रश्न आते हैं, तो याद रखना जिसका प्रथम पद निषेधवाचक होता है, प्रथम पद में अ और अन उपसर्ग लगा होता है, यही आपको देखेगा, तो उस शब्द को आपको किस में रखना है? न्याय समास में। अब ये बता देती हूँ कि जैसे परीक्षा में आ रहा है तो न्याय समास अगर दिया है, हालांकि अकर्म, अगोचर, अछूत, अकाल, अचेतन, अनजान, अनदेखा, अनादि, अधीर, इन सारे शब्दों के अंदर आपका अव्ययीभाव समास है, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग लगा है इसमें। लेकिन जब अगर कभी न्याय समास करके अगर पूछ ले और ऑप्शन में न्याय समास दिया हुआ हो, तो ये आपका उपसर्ग जहां भी हो तो वहां पर आप इसको लगा देना, ठीक है। परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए मैंने अलग से बता दिया, हालांकि ये हिंदी में कोई समास नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि हमने समास पढ़ लिया और समास का हम यहाँ पर, अच्छा उससे पहले एक प्रश्न मुझे बताइए आप लोग, आपको बताना है, ऑप्शन दिया है यहाँ पर, बी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी दिया है, उपयुक्त सभी। प्रश्न है द्विगु समास नहीं है। सोच के बताओ, ऑनलाइन वाले छात्र भी बताए ना। ए बी सी डी, नव माने नौ होता है, ठीक है, तो द्विगु समास नहीं है, ये बताना है। ए, चलो अपना अपना रख लो, दूसरों को क्या बता रहे हो, बताओ। सी बताने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ, देखो तो सही कौन कौन है। मतलब एक डायलॉग में बोल दूं, देखूं तो सही, तो शकल दिखाने से ये कतरा देते हैं, कहीं ये हो जाए। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पढ़ा है आपने। और बाकी कौन बता रहे? डी बताने वाले ऑनलाइन में क्या बता रहे हैं भाई? ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं शनिदेव के वस्त्र काले होते हैं मैम। बच्चा, दो ही तरह के वस्त्र होते हैं शनिदेव के, काले और नीले। आप सही से अध्ययन करिए, आजकल के पंडितों के चक्कर में नहीं आइए, किताबों को पढ़िए जो किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। शनिदेव नीले वस्त्र धारण करते हैं। सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क भी भेज रहे हैं, नहीं पता।
देखो, द्विगु समास नहीं है ये पूछा है, तो इसका उत्तर होगा नवग्रह। ठीक है। अब अगर मान लो इसको मैं बस इतना सा चेंज कर दूं, बस इतना सा अगर मैं चेंज कर दूं तो इसका उत्तर चेंज हो जाएगा और इसका उत्तर फिर डी हो जाएगा। ठीक है। तो हम पहले पे आते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें अब कैसे हुआ है ये बात समझ लो। नवरात्रि, नवरात्रि 9 दिन की होती है, तो इस नव का मतलब 9 है, तो 9 आ गया तो द्विगु है। नवरत्न यानी 9 रत्न की बात कर रहे हैं, तो द्विगु हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब नवग्रह, ग्रह मतलब, ग्रह का मतलब है घर। तो जब आप नवग्रह बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप ये कहेंगे कि 9 घर हैं, 9 घर की बात नहीं। इस नव का मतलब फिर क्या होता है? नया। समझ गए? अब इसी तरह से जब अगर हमने इसको इस तरह से लिखा नवग्रह, तो इस ग्रह का मतलब ग्रह हो जाएगा वो जो आप सूर्य, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति ये देखते हो, तो वही 9 ग्रह माने जाते हैं। ठीक है। तो तब इस नव का मतलब क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। इसी तरह से मान लो अगर दिया है शब्द है आपका नववधू, तो कौन सा समास? कर्मधारय की द्विगु? अरे वधु माने बहु, नव माने नई, तो कर्मधारय हो जाएगा। विशेषण विशेष से है, शब्द है नव युवक, नव युवक तो नया युवक। ठीक है। तो जो अभी अभी जवान हुआ है उसको बोला जाता है ना नवयुवक। तो नव मतलब नया यहाँ पर। तो ध्यान रखना, ये ऐसे पॉइंट हैं आपके जो परीक्षा में आ जाते हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमारी परीक्षा होती है तो वैसे ही प्रेशर होता है, हड़बड़ी में हम कर जाते हैं इस तरह की चीजें। हाँ, नौजवान का मतलब भी है नया। ठीक है। वो सब क्या क्या कह रहा? तो करवा तो दिया भी, ये जो लिखे हैं अब इनको बार बार कर। अच्छा, अब तो आपको ऑप्शन देने की जरूरत क्या, मतलब समय बर्बाद करने की ज्यादा जरूरत है? जब ये बता दिया तो लिख लो ना इसको। नववधु, नव युवक, नवग्रह, इनको रख लो कर्मधारय के अंदर, और नवरत्न, नवरात्रि, नवग्रह, इनको रख लो आप द्विगु के अंदर, तो पता चल जाएगा। ऐसी बातें करते हो कभी कभी ना। मेरी मम्मी हमेशा एक मुहावरा बोलती है ऐसी, जब कोई इस तरह से होती है तो वो कहती हैं, ऐसी बात करते हो कि गधे को भी हंसी आ जाए। समझ गए? और ये तो देखो सबसे बड़ी बात कि कितनी देर बाद समझने के बाद, इस कितनी देर वाली बात पे मैं एक कहानी सुनाती हूँ, सुना देती हूँ। अक्सर ऐसे तो इसे बंद कर देते हैं ना। चलो देखो, कहानी ये है, चलो खैर छोड़ो, आगे पढ़ते, कहानी में नहीं, क्लास के बाद। अरे देखो सुनो, मैं अक्सर ऐसे बोलती हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर है, जब हम उसे कोई बात बताते हैं तो वो थोड़ा सा पॉज लेती है उसे समझने में, 4-5 मिनट बाद, और फिर कहेगी अच्छा अब समझ में आया। तो जब हम उससे कभी कोई बात करते हैं तो मैंने उसको ये वाली कहानी सुनाई, तो जब मैं कोई बात बताती हूँ और उसे नहीं समझ में आता है तो मैं उसे एक डायलॉग बोलती हूँ, एक जंगल में शेर था। तो वो कहती है बस बस रहने दो, हाँ मुझे पता चल गया। तो वो समझ जाती है कि अब ये मुझे क्या कहने जा रही है। तो अब के बाद अगर ऐसी कभी स्थिति आएगी तो मैं भी यही कहूँगी, एक जंगल में शेर था, आप समझ लेना अब क्या मतलब होता है। तो एक जंगल में एक शेर था, तो वो जोक सुनाया करता था। ठीक है। तो उसने सारे जानवरों को एक बार इकट्ठा कर लिया और वो जोक सुना रहा था। तो सारे जानवर उसके जोक पे हंस रहे थे, बस एक प्राणी था जो नहीं हंस रहा था, और वो था गधा। ठीक है। सारे हंस रहे थे, वो नहीं हंस रहा था। फिर उसके बाद सभा खत्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब गधा भी अपने घर आ गया। अब जो गधा है वो जोर जोर से हंस रहा है, लोट पोट के हंस रहा है। अब बगल से एक चूहा निकल के आया, बोला भाई क्या हुआ तुझे?
तो वो बोला कि वो जो शेर ने जोक सुनाया था उसका अर्थ मुझे अब समझ में आया है, तो इसलिए चलो, मैंने आप लोगों से कल कहा था कि 6 सेकंड में आपको समास सिखाऊंगी, तो 6 सेकंड में समास आप कैसे सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक लिख लो। हम समास की बात करते हैं, समास है हमारे कुल 6। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है तत्पुरुष समास, द्विगु समास। चलो पहले उतार लो, है ना, तब बाद में समझा दूंगी, साथ में पहले उतार लेते हैं। मैं लिखती जा रही हूँ, आप लोग उतार लो। इसकी पहचान होती है पूर्व पद प्रधान होगा, और पूर्व पद क्या होना चाहिए, कोई उपसर्ग। पूर्व पद प्रधान, और ये पूर्व पद क्या हो, कोई उपसर्ग हो या कोई अविकारी शब्द हो। द्वंद्व समास की बात करेंगे। दोनों पद प्रधान और दोनों पद के बीच में या तो विलोम का संबंध होगा या तो पूरक का संबंध होगा। बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। दोनों पद गौण, कोई अन्य पद प्रधान, और तत्पुरुष समास में देखेंगे उत्तर पद प्रधान। द्विगु समास में देखेंगे पूर्व पद संख्यावाची, और कर्मधारय समास में जो पद होंगे उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य। लिख लिया। अब देखो, जब किसी भी शब्द को आपको पहचानना हो
तो आपको क्या देखना है, वो शब्द रखकर आपको उसमें देखना है क्या इसका पूर्व पद कोई उपसर्ग या अविकारी है, अगर नहीं है तो अव्ययी भाव नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या दोनों पदों में विलोम और पूरक का संबंध है, नहीं है तो वो नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होंगे, कोई अर्थात पद निकल रहा है या नहीं, निकल रहा है तो बहुव्रीहि होगा, नहीं निकल रहा है तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिसकी फोटो आती है, अगर ना आए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पूर्व पद के बाद, ये समास विग्रह में होगा, पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह, ठीक है, इससे पहचान सकते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होगा और कर्मधारय समास में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमेय उपमान का संबंध होगा, ठीक है। और किसी भी शब्द को लेकर इतने से में ही आप पहचान कर लेंगे कि कौन सा इसके अंदर समास होगा, ठीक है। अब बात आती है कि जिन पदों में दोनों समास होते हैं उसमें किस तरह से रखेंगे। तो मैंने आपको बताया ही कि जिन शब्दों के अंदर आपको पता चले कि शरीर के अंगों के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, उसके शस्त्रों के आधार पर या किसी और प्रकृति के आधार पर बना हुआ नाम है और आपको पता है यह कोई व्यक्ति है, तो वैसे शब्द के लिए सबसे पहले बहुव्रीहि ही चुनाव करेंगे, भले ही उसमें कर्मधारय हो चाहे उसमें द्विगु हो। अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसमें कर्मधारय होना चाहिए या द्विगु होना चाहिए या बहुव्रीहि होना चाहिए, और मतलब ऐसा कोई शब्द जिसमें बहुव्रीहि है लेकिन उसके साथ साथ उसमें कर्मधारय या कोई द्विगु है और दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो वैसे समास का आंसर तत्पुरुष समास लगाएंगे। जैसे हमने कहा, मान लो महादेव ही अगर आ गया, शब्द आ गया महादेव, अब इसमें होना चाहिए बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि नहीं है तो फिर होना चाहिए कर्मधारय, तो कर्मधारय भी ऑप्शन में अगर नहीं है तो फिर आप तत्पुरुष लगाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं, आप लोगों को मैंने कुछ शब्द दिए हुए थे जिन शब्दों पे हमको बात करनी थी। जैसे पहला शब्द है दही बड़ा, इसमें समस्या होती है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका समास विग्रह है दही और बड़ा, ठीक है। तो जो इसका समास विग्रह दही बड़ा, दही और बड़ा करते हैं तो वो इसमें जो समास रखते हैं वो रखते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। फिर कुछ लोग इसका जो व्याख्या करते हैं वो कहते हैं कि ये होता है दही में डूबा बड़ा, ठीक है। तो जब दही में डूबा हो जाता है तब ये हो जाता है तत्पुरुष समास। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा कि अभी कौन सा होना चाहिए। पहली बात तो मैं कहती हूँ कि दही बड़ा जैसे शब्द को इसमें रखने का मतलब ही क्या बनता है, ये कोई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर शब्द आ गया है तो अब आप क्या कहेंगे, क्या मानेंगे, दही बड़ा क्या होता है। दही और बड़ा ये विलोम या पूरक का संबंध रखते हैं या फिर दही में डूबा हुआ बड़ा ही दही बड़ा होगा। क्या हुआ? अरे आप लोग अपना दिमाग लाओ, मैं अब आपको दही बड़ा बना के दिखाती हूँ। अगर जो लोग कहते हैं कि दही और बड़ा, ठीक है, जो कहते हैं कि दही बड़ा, तो ये एक कटोरी है, इस कटोरी में हमने रख दी है दही, ठीक है, और एक ये कटोरी है, इसमें हमने रख दिया है बड़ा। अब मुझको ये बताइए कि क्या ये दही बड़ा कहलाएगा, ये साथ में रखा है, तो फिर ये कैसे आप कह सकते हो कि दही और बड़ा। अब हमने ली ये एक कटोरी, इस कटोरी में हमने दही और बड़ा तो दोनों को रखा, यानी दही में डूबा बड़ा हमने रखा है। तो आप इन दोनों में से दही बड़ा किसको कहोगे, दही में डूबा बड़ा ना। तो फिर क्या होना चाहिए, तो मेरा तो ये पक्ष है, ठीक है। तो मेरा पक्ष ये है कि दही बड़ा वो तभी कहलाएगा। हाँ बताओ,
बताओ बताओ बताओ। कैसे लग रहा है वो बताओ। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक से हैं, बात पूरकता की नहीं, वो तो दोनों चीज आ रही हैं। मैंने आपको ये स्थिति दिखाई है क्योंकि चीजें तो दोनों हैं, लेकिन अब इन दोनों में से हमें चुनना है कि क्या होना चाहिए। तो अब बात आएगी कि आखिर हम दही बड़ा कहते किस चीज को हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि ये हमने रख दिया, ये दही और बड़ा, एक टेबल पे दही रख दी और एक टेबल मतलब उसी की बगल में एक कटोरी में हमने बड़ा रख दिया। तो क्या आप ये बोलोगे कि ये दही बड़ा रखा है? और एक कटोरी में हमने रख दिया दही और बड़ा दोनों मिला के बना के तैयार करके तब हमने रखा। तो अब इनमें से ये तैयार नहीं है, ये दही अलग है और दही बड़ा अलग है, जो कि ये ऊपर दर्शा रहा है दही और बड़ा, ये अभी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो है इसकी व्याख्या दही में डूबा हुआ बड़ा, ये हमने तैयार कर दिया है। तो आप किसको बोलोगे दही बड़ा? तैयार को बोलोगे या अलग अलग को बोलोगे? ये तो स्वाभाविक सी बात है ना, तैयार को ही बोला जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो जिस समय वो तैयार हो जाएगा तब वो दही में डूब चुका है, समझ गए ना? और जब वो तैयार नहीं है तब वो अलग अलग है। तो ये आपको समझना है कि कौन सा है। तो मेरा पक्ष तो यह है, क्योंकि मुझे तो यही समझ में आता है कि जब बड़ा दही में डूब चुका होता है तभी वो दही बड़ा कहलाता है। तो इसलिए क्या होगा, ये तत्पुरुष होगा। अब यही बात मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि हम यही देखते हैं कि अब परिभाषा तो फिट करनी है ना, तो आप इस पे अध्ययन करिएगा। अगर मान लो हमने आपको बता दिया कि हमारा विचार ये कह रहा है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं मैडम ये होता है, तो आप हमें समझाइएगा कि दही और बड़ा अलग अलग होकर दही बड़ा कैसे कहला रहा है, तब हमें भी समझ में आ जाएगा, तो हम मान लेंगे फिर। समाहार में कैसे बोलोगे? बोलचाल और दही बड़ा में आपको अंतर है। दही बड़ा का मतलब आप कहोगे आज मुझे दही बड़ा खाना है, तो केवल दही बड़ा खाओगे, दही बड़ा के स्थान पर कुछ और नहीं खा लोगे कि दही खा के रह गए या खाली बड़ा खा के रह गए। लेकिन बोलचाल में मतलब ये है कि हम बोल भी देख सकते हैं और चाल भी देख सकते हैं। नहीं रख सकते बोलचाल को अलग अलग। बोलचाल के पीछे का भाव दोनों एक साथ आने पे ही होगा। अरे वही तो मैं बता रही हूं ना। अरे शांत हो जाओ। आप दही बड़ा उसी चीज को बोलेंगे जब वो दोनों साथ होंगे। अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो साथ नहीं होंगे। और जब वो साथ होंगे तो वो साथ किस स्थिति में होंगे? दही में डूबा हुआ बड़ा होकर। वो दही में डूबा हुआ होगा जिस समय वो साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। अब विचार कर लेना, मेरा पक्ष जो है वो तत्पुरुष समास में ही है, क्योंकि यही समझ में आता है। अब इसके बाद हाँ, मुझे नहीं लगता कि आज तक ये किसी परीक्षा में आया है, पर ये चर्चा का विषय है। ये कोई और भी आपसे पूछ सकता है, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि मेरे पास 3-4 छात्रों ने भेजा था। ये मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं ना, इनमें दिया रहता है। ठीक है, और इस पे मुझे क्लिपिंग भी भेजी थी। कोई सर हैं राजस्थान के सर, तो उन्होंने इसको बताया था, तो उन्होंने इसको द्वंद्व समास में रखा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आया, और वो बोल वही रहे थे कि होना चाहिए तत्पुरुष, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो बोले, या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कैसे उन्होंने लास्ट में यही बोला। अब देखो, आज खत्म करना है, कहाँ जाना है? 2-3 पॉइंट हैं। अब बात करें हम यहाँ पर शब्द है घुड़सवार। अब मुझे बताइए, यहाँ पे भी बहुत बड़ा बहस होता है, और बल्कि बहस तो इतनी ज्यादा है इस वाले पॉइंट पर कि ऐसे कहा, मैंने जो अपना तर्क बताया, बच्चे ने मुझे पूछा था, तो उसने अपने किसी टीचर को बताया, तो उस टीचर को जब वो तर्क समझ में आया तो उसने उठाया गूगल बाबा, और उसने कहा कि गूगल बाबा पे तो घोड़े पर सवार दिया हुआ है। तो उसने गूगल बाबा को सत्य मान लिया और ये कह दिया कि नहीं मैडम गलत है, क्योंकि गूगल कह रहा है कि घोड़े पर सवार, इसलिए घुड़सवार होगा। मेरा तर्क समझ में आ गया, लेकिन गूगल बाबा कह रहा है इसलिए नहीं मानेंगे। तो अब आप समझना, यहाँ पे आता है घोड़े का सवार।
अब ये इससे ना आपका तत्पुरुष समास के भेद बदल जाते हैं, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। अगर प्रश्न आ गया तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा, लोग कहते हैं घोड़े पर सवार। अब मुझको ये बताइए कि घुड़सवार का मतलब समझते हो आप? घुड़सवार का मतलब क्या होता है? जी नहीं, गलत। घोड़े को चलाने वाला, जो घोड़े को चलाता है, जो घोड़े को अच्छी तरह से जानता है। तो जब अगर आप इसको घोड़े पर सवार लिखते हैं तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर आ जाता है, और जब आप इसको घोड़े का सवार लिखते हैं तो तब ये संबंध तत्पुरुष समास के अंदर आ जाता है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो घुड़सवार है उसका घोड़े से संबंध है या वो घोड़े पर बैठा हुआ है? जब घुड़सवार नीचे उतर गया तब आप उसको घुड़सवार नहीं बोलेंगे क्या? फिर कहाँ बैठा है वो? घोड़े से संबंध है। अब दूसरी चीज ऐसे समझो, शादी होती है, दूल्हा बैठता है घोड़े पर, दूल्हा बैठा हुआ है, तो आप बोलते हो उसको घुड़सवार? अगर मान लो दूल्हा चढ़ गया और घोड़े को चलाने वाला नहीं है तो क्या बोलते हो? अरे इसका घुड़सवार कहाँ है? जब उसका घुड़सवार नीचे है तो घुड़सवार तो इस समय दूल्हा है ना, फिर क्यों नहीं बोल रहे दूल्हे को घुड़सवार? क्योंकि घोड़े पर बैठे हुए से मतलब नहीं है, मतलब है उससे, उसको जानने वाले से। घोड़े का संबंध किससे है ये निर्भर करता है। तो इसलिए क्या होगा? घोड़े का सवार होगा। घोड़े पर सवार हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता है, समझ गए? तो घोड़े पर सवार हर व्यक्ति घुड़सवार नहीं होता। तो घुड़सवार वो होता है जो घोड़े को जानता है, और घोड़ा जिसको जानता है, जिसको समझता है, तो वो होता है घोड़े का सवार। इसलिए इसके अंदर संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है। अब शब्द एक और दिया था मैंने, कन्यादान। कन्यादान शब्द के लिए कन्या का दान या कन्या के लिए दान, क्या होता है कन्यादान? जो कन्यादान करते हैं आप, वो कन्या के लिए दान करते हैं या कन्या का दान करते हैं? क्या कन्या के लिए? दोनों में बोल रहे हैं, पहला कि दूसरा? पहला। तो ध्यान रखना, कन्यादान क्या होता है? कन्या का दान होता है, कन्या के लिए दान नहीं होता। अब कई बार ऐसे समझ लेते हैं लोग कि मैम हमने तो कन्यादान भेजा था, तो वो कन्या के लिए ही तो दान भेजा था। वो कन्यादान नहीं है, उसको आपने जबरदस्ती कह दिया है। कन्यादान एक ही व्यक्ति करता है और वो है उसका पिता। जिस समय वो अपनी बेटी का हाथ उसके होने वाले पति के हाथ में रखता है, मतलब अपनी बेटी को उसको सौंप रहा है, तो कन्या का दान होता है, कन्या के लिए नहीं होता। ये तो हम बस कह देते हैं, वो तो आपने कन्या के लिए भेंट दी है कि चलो कुछ, हाँ, आशीर्वाद कह सकते हो उसे। तो इसलिए कन्या के लिए दान कहना गलत हो जाता है, कन्या का दान ही होता है। तो इसमें भी संबंध ही होगा। ठीक है क्या? नहीं, वो भेंट होगा। भेंट और दान में बहुत अंतर होता है। जैसे आप ये देखो कि आप जैसे दान कर रहे हो तो किसी पे दया करके कर रहे हो ना उस चीज को, और भेंट आप प्यार से उपहार दे रहे हो, गिफ्ट। तो ये दोनों में अंतर होता है। अगर आप किसी को दान दे रहे हो तो वो एक तरह से, मान लो कोई मांगने वाला है, आपने उसको दे दिया, वो भी आपकी नजर में दान है, पर वो आपने किसी को खुशी से नहीं दिया, बस उसने आपसे जबरदस्ती ले लिया, मांग लिया तो आपने दे दिया। तो भेंट जो होता है वो आप खुशी से करते हो। वो यही तो कह रहे हैं ना कि हम जो बोलते हैं उसका मतलब वो नहीं है, हम बस ऐसे ही ले लेते हैं कि वो क्या है, कन्या के लिए हम कुछ भेंट देने जा रहे हैं। उनके पास से निमंत्रण आया और हम उनको कुछ व्यक्त करने के लिए चले गए कि ठीक है चलो इन्हें कुछ दे देते हैं, ये है। पर कन्यादान जो है वो एक ही व्यक्ति करता है। दूसरा कौन सा शब्द है? अच्छा, जो शब्द है त्रिफला।
त्रिफला में और एक शब्द है पंचवटी। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इन दोनों शब्द में लोग कहते हैं कि ये पीछे एग्जॉस्ट फैन चला लो, ठीक है। त्रिफला और पंचवटी दो शब्द हैं आपके। पहला पद जो है त्र 3 है और इसका पहला पद है पंच यानी 5 है। इनमें होना क्या चाहिए, दिगु होना चाहिए। लेकिन कैसे बोलते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि त्रिफला 3 फलों का समूह अर्थात हेड, बहेड़ा और एक पता नहीं कौन और आंवला, ये लिखते हैं ऐसे। तो आप खुद ये बताओ कि जो इस तरह से मतलब मूर्खता भरा इसका व्याख्या करते हैं कि हेड, बहेड़ा और आंवला, आप ये बताओ कि आप समास कर रहे हो कि पल्लवन कर रहे हो? फैलाना। आपने पहले ही कहा कि हम समास कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक 3 फलों का समूह को आपने इकट्ठा करके तो क्या बोला है, त्रिफला, और फिर अर्थात पद करके आप उसको फिर से फैला दे रहे हो। तो ये तो गलती बात हो गई ना। तो इसमें बहुब्रीहि नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। अब पंचवटी की बात करते हैं। गलती से उस किताब में पंचवटी आंसर छप गया इसका, तो हर किसी ने पंचवटी को बहुब्रीहि समास बोलना शुरू कर दिया। जो बोलते हैं पंचवटी का, अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसका समास विग्रह करते हैं, तो पंचवटी 5 वटों वाला स्थान, ठीक है, तो उसको पंचवटी कहते हैं। अब जो इसमें बहुब्रीहि बोलते हैं वो कहते हैं कि अर्थात पद आएगा इसमें, तो वो अर्थात पद क्या कहते हैं, पंचवटी 5 वटों वाला स्थान, अर्थात जहां राम सीता ने रहने के लिए कुटिया बनाई थी। अब ये आप समास कर रहे हो कि पल्लवन कर रहे हो? जहां राम सीता ने रहने के लिए कुटिया बनाई थी, ये तो इसके 5 वटों वाला स्थान से भी बड़ा हो गया। अर्थात पद क्या होना चाहिए? जब आपने कहा घनश्याम, घन के समान है जो काला, घनश्याम अर्थात कृष्ण, तो एक पद आ रहा है ना। इसी तरह से आप ये देखो कि अच्छा, ये तो आप ऐसे समझ लो कि वो पूरा वाक्य होगा कि एक पद होगा, या फिर आप ये कहो कि पंचवटी इसका नाम तभी पड़ा था जब राम सीता रहे थे, या उससे पहले था? पहले था। तो जब पहले था तो उसका क्या मतलब, क्या लेना देना राम और सीता से? तो कोई लेना देना नहीं। तो पंचवटी में दिगु समास ही है, ठीक है। अब इसमें जो दिए हुए प्रश्न हैं इनको घर से अभ्यास करना। कोई प्रश्न न समझ में आए तो फिर हम सोमवार को इसके बारे में आगे करेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, सोमवार को जब आएंगे तो शब्दावली जरूर लेके आनी है, शब्दावली जरूर, ठीक। नहीं, शब्दावली और ये खुश रहो।